नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हजारीबाग के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश रंजन विश्व के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों में शामिल, पर्यावरण शोध में मिला बड़ा सम्मान। धनबाद में ऑपरेशन रेल सुरक्षा के तहत बड़ी कार्रवाई, 750 किलो रेलवे कोयला बरामद, एक गिरफ्तार, 8 फरार। तेज झटकों के साथ कांपी धरती, वेनेजुला में 7.5 तीव्रता का भूकंप, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। बरसात ने छीनी दो परिवार की खुशियां, जामताड़ा में शादी समारोह में गए 2 लोगों की मौत। कोलकाता में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन गोदाम ढहा, मलबे में दबने से 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे हजारीबाग की। आपको बता दें कि हजारीबाग जिले के बरकट्टा प्रखंड के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश रंजन ने अपनी प्रतिभा और शोध कार्यों के दम पर जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर पूरे जिले में गर्व और खुशी का माहौल है। बता दें कि विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उन्हें लगातार सम्मानित किया जा रहा है। वर्तमान में डॉक्टर वेद प्रकाश रंजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी जम्मू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रधानाध्यापक हैं के पद पर कार्यरत है। हाल ही में प्रतिष्ठित संस्थान सिक रैंक ने उन्हें विश्व के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की सूची में स्थान दिया। यह सम्मान उन्हें पर्यावरण अभियांत्रिकी एवं अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट शोध और योगदान के लिए प्रदान किया गया। साफ तौर पर डॉक्टर रंजन का शोध कार्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक प्रदूषण संबंधित तमाम चीज़ों से जुड़ी है और कहीं ना कहीं उन्हें इस सम्मान के बाद जिले के साथ साथ राज्य भर में चर्चाएं तेज है। पहले आप भी सुने क्या कुछ कहना है साइंटिस्ट और उनके परिजनों का। हूँ और उसमें मुझे जो है जो रिसर्च में जो हमारी जो काम हो रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, उसी बेसिस पे बेसिकली ये मुझे रिकॉग्निशन मिला है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बेसिकली मैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में मैं काम कर रहा हूँ। माइक्रो प्लास्टिक हमारा एरिया रहा है और मैं जो कोर्सेज वगैरह में भी मैं बेसिकली सॉलिड वेस्ट ही मैं पढ़ाता हूँ। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा में रह करके काम करना, ये सफलीभूत होता है। तो बच्चा बहुत अच्छा करते गया। कभी बाएं दाएं मैंने इनको कहा कि बेटा जितना पढ़ो हो, जहाँ जहाँ पढ़ना है पढ़िए, आपकी किसी कमी नहीं होगी, और इन्होंने कमी होने नहीं है। और इससे हम लोग को मान सम्मान बढ़ा है। मैं इसके लिए इनको शुभकामना देता हूं कि और इनकी दूरी जाए, और इस दूरी के लिए जहां तक हम लोग को मदद करना होगा हम लोग मदद करेंगे। और आज इनको रामेश्वर महतो उच्च विद्यालय चंदाई चाक में जो सुनता जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हजारीबाग के एक युवा वैज्ञानिक ने अपने सोच से बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है और उनकी जो चर्चा है वो जिले भर के साथ साथ देश भर में होने लगी है। ऐसे में सीधे हजारीबाग से हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या कहिएगा, हजारीबाग का एक युवा जिसकी आज चर्चा देश भर में हो रही है। जी, आपको बता दें हजारीबाग के सुदूरवर्ती क्षेत्र से निकले हुए एक व्यक्ति ने अपनी जो पहचान है साइंटिस्ट की दम पर यूएसए तक, विदेशों तक पहुंचाई है। आपको बता दें कि सुदूरवर्ती क्षेत्र से निकला हुआ एक युवा जिसके पिता एक साधारण से टीचर थे, उन्होंने आज एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि लोग और समाज उन पर गर्व कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं गर्व कर रहे हैं। और अगर हम बात करें रुपेश, तो इन्हें लगातार अलग अलग संस्थानों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और शीर्ष 5% साइंटिस्ट में इन्हें रखा गया है। क्या कहिएगा? जी, इनकी जो शोध है वो काफी दूरदर्शी सोच है, क्योंकि आपको बता दें कि आने वाले दिन में जिस तरह से प्लास्टिक के व्हीकल तैयार हो रहे हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज्यादातर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है और आगे का भविष्य इलेक्ट्रिक पे पूरा निर्भर है, इस पे ही वह एक रिसर्च कर रहे हैं कि अगर गाड़ी पुरानी हो जाती है उसके प्लास्टिक को कैसे रीयूज किया जाए और भी जो रिसाइकल है समाज को
जो भी जो कचरे होते हैं उसे रिसाइकल करके उसे यूज में लाने की एक बेहतर तकनीक हो, जिससे प्रदूषण कंट्रोल हो और समाज स्वच्छ रहे। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाज स्वच्छ रहे, ऐसे में लगातार इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, परिजन भी खुश है। जानकारी आ रही है रुपेश की है वर्तमान में जम्मू में आईआईटी कॉलेज में उप प्रधानाध्यापक है, इसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? जी, ये बच्चों को सिखा भी रहे हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट, एक प्रोफेसर के तौर पे या वहाँ के जो बच्चे हैं उन शोध के साथ साथ उन्हें अब एक बेहतर शिक्षा देने प्रदान करने का भी कार्य कर रहे हैं। जी आने वाले समय में जैसा कि आपने कहा रुपेश, इनका जो शोध है अपने आप में अलग है, क्योंकि यह जो प्लास्टिक है उसके अपशिष्ट को लेकर कार्य कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसका लाभ देश को भी मिल सकता है। जी, साफ तौर पर ये देश के लिए ही कार्य कर रहे हैं, और अगर ये शोध अच्छे से सक्सेसफुल रहा, अगर तो जिस तरह से प्लास्टिक का इस्तेमाल लोग करते हैं उसे अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट के उसका सही उपयोग में लाकर उसे प्रदूषित होने से समाज में उसे बचाया जा सकता है। जी रुपेश, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर हजारीबाग के एक युवा वैज्ञानिक ने कमाल कर दिखाया है और तमाम जो संस्थाएं हैं उन्हें लगातार सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो शोध है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक शोध है और इसकी जमकर सराहना की जा रही है। ये तो बात रही हजारीबाग की, लेकिन जो अगली खबर है वो धनबाद से आई है। आपको बता दें कि रेलवे संपत्ति की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन रेल सुरक्षा के तहत आरपीएफ और अपराध अधिसूचना शाखा धनबाद की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 750 किलोग्राम रेलवे का कच्चा कोयला बरामद किया। दरअसल इस दौरान एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके साथ 8 साथी मौके से ही फरार हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 जून को अपराध अधिसूचना शाखा धनबाद को गुप्त सूचना मिली कि कतरास निश्चितपुर लिंक लाइन क्षेत्र में रेलवे के कोयले की अवैध निकासी की जा रही। सूचना के आधार पर आरपीएफ एवं सीआईबी की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कतरास निश्चितपुर लिंक लाइन ट्रैक से लगभग 50 मीटर उत्तर जंगल झाड़ियों में एक युवक को सीमेंट के प्लास्टिक से के बोरे में रेलवे का कच्चा कोयला भरते देखा गया, जिसके बाद उसे वहीं पर पकड़ लिया गया। मौके से करीब 15 बोरे में भरा हुआ कुल 750 कोयला बरामद हुआ है। आपको बता दें कि जिसकी अनुमानित कीमत 7,500 रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार युवक की पहचान प्रदीप कुमार है, जो कि राजबाड़ी कतरास बाजार धनबाद का रहने वाला है। वहीं उसके 8 अपराधी जंगल और झाड़ियों का फायदा उठाते हुए भाग खड़े हुए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। आपको बता दें कि दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुला में गुरुवार को शक्तिशाली भूकंप के झटके से लोग दहशत में हैं। बता दें कि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.5 दर्ज की गई है। भूकंप तेज झटकों से लोगों में अफरा तफरी मच गई है और हजारों लोग घरों और दफ्तरों से निकलकर खुले स्थानों पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार मुख्य भूकंप से करीब 40 सेकेंड पहले 7.2 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया, जिसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। बता दें कि भूकंप का केंद्र यूमारे शहर से लगभग 23 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित था। यह क्षेत्र देश की प्रमुख तेल रिफाइनरियों में से एक है, जिसमें कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। भूकंप के बाद राजधानी कराकस सहित कई इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है। कई स्थानों पर बात करें तो दीवारों में दरार पड़ गई है, जबकि कुछ भवनों से मलबा गिरने की घटनाएं भी दर्ज की गई। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्टों में किसी बड़े जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोग अपने परिवार और पालतू जानवरों के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर भागते दिखाई दे रहे। कई क्षेत्रों में धूल के गुब्बारे उठते और इमारतों के हिलने के दृश्य भी कैमरे में कैद हुए। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रुक करेंगे अब जामताड़ा का। आपको बता दें कि जिले में वज्रपात की दर्दनाक घटना ने 2 परिवारों की खुशियां पल भर में मातम में बदल दी। दरअसल बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के चकरादाहा गांव में तेज आंधी और बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। बता दें कि चकरादाहा गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए कई लोग पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।
बारिश से बचने के लिए 4 लोग पास के एक मिट्टी के घर के समीप शरण लेने पहुंचे। तभी अचानक तेज गर्जनाओं के साथ हुई आकाशीय बिजली की चपेट में आने से वो झुलस गए, जिसमें 50 वर्षीय विनय सोरेन और 17 वर्षीय विश्वकर्मा तुर्की की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज जारी है। वहीं क्षेत्र में हुई इस वज्रपात की घटना से लोग डरे हुए हैं और सदमे में नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन भी लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। बात करेंगे अब हम जैक को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने इंटरमीडिएट विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। परिषद ने ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 जून 2026 कर दी है। विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के स्थिति तक आवेदन कर सकेंगे। दरअसल जैक की ओर से जारी सूचना के अनुसार जिन विद्यार्थियों ने अब तक आवेदन नहीं किया है वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। परिषद ने सभी संबंधित विद्यालयों को भी समय पर आवेदन सत्यापन एवं जमा कराने का निर्देश दिया। विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है जो किसी विषय में सफल नहीं हो सके या अपने परिणाम में सुधार करना चाहते हैं। परिषद का मानना है कि तिथि विस्तार से अधिक विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। जैक ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें ताकि किसी तकनीकी समस्या या विलंब से बचा जा सके। रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातल्ला इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। दरअसल यहां निर्माणाधीन बहुमंजिला गोदाम अचानक भरभरा कर ढह गया, जिसमें वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में अब तक 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोदाम में निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान इमारत का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर पड़ा। वहां मौजूद मजदूर इसकी चपेट में आ गए और घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को और प्रशासन को घटना की सूचना दी। बता दें कि सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारी मशीनों की मदद ली जा रही है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच जारी है। प्रारंभिक आशंका है कि निर्माण कार्य में लापरवाही या संरचनात्मक कमजोरी के कारण ये घटना घटी है। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। रुक करेंगे धनबाद का। आपको बता दें कि धनबाद में एक बार फिर खेल प्रतिभाओं का बड़ा मंच सजने जा रहा है। दरअसल धनबाद लॉन टेनिस एसोसिएशन यानी DLTA झारखंड टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में 25 से 28 जून 2026 तक धनबाद क्लब में दूसरा झारखंड राज्य हार्ड कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट 2026 आयोजित करने जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में राज्य के विभिन्न जिलों से 100 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। टूर्नामेंट का उद्घाटन धनबाद उपायुक्त द्वारा किया जाएगा। जानकारी देते हुए धनबाद क्लब के सचिव अतुल दुकनिया और रोहित लाल ने बताया कि प्रतियोगिता की शुरुआत प्रतिदिन सुबह 8 बजे से होगी और लगातार मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। आयोजन समिति ने खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की सुनिश्चित की है। सेकंड झारखंड स्टेट टेनिस टूर्नामेंट है 2026 करके इसका ये है, और इसमें करीब 102 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और इसमें विमेन खिलाड़ी भी हैं, वो करीब 17 ऑल एज कैटेगरीज मिला के हैं और इसमें सारे एज कैटेगरीज हैं, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 और ओपन। तो यही है, मिक्स डबल्स भी है, डबल्स भी है और सिंगल्स तो है ही। कब से शुरुआत हो रही है? ये हमारा 25 कल से शुरू हो रहा है, 25 तारीख से, और ये 28 तारीख तक चलेगा। कितने धनबाद क्लब में समय समय पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं? विगत 6 महीनों में हम लोग का 3rd टूर्नामेंट है ये। इसके पहले हम लोगों ने इंटर क्लब टूर्नामेंट किया था, जिसमें बंगाल से लेके झारखंड के मेजर क्लब्स, इसके अलावा BCCL और भी कॉर्पोरेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा विदिन हमारे क्लब के जो प्लेयर्स, हमारे क्लब में करीब 40-50 प्लेयर्स हैं जो रेगुलर टेनिस खेलते हैं, जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक टेनिस खेले हुए हैं।
मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।